नमस्कार, मैं डॉक्टर अभय जोगलेकर शासकीय डूबा महिला महाविद्यालय में गृह विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ में बीएससी होम साइंस पार्ट 1 के पेपर 1 बेसिक न्यूट्रिशन का जो यूनिट 1 है उस पे हम कुछ क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम मेथड्स ऑफ कुकिंग जो है उसका पार्ट 1 उसके अध्ययन करेंगे। इस अध्याय को तैयार करने के लिए हमने क्रमशः 3 वीडियोस जो है इसके तैयार किए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। हम पार्ट 1 में जो है केवल ड्राई हीट कुकिंग जो है मेथड्स जो होती है उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले कुकिंग या पाक क्रिया अध्याय प्रारंभ करने के पहले हम लोगों को यह मालूम होना बहुत आवश्यक है कि पाक क्रिया होती क्या है। सामान्य तौर पे किसी ऊर्जा का एनर्जी या जो ऊर्जा होती है उसका जो हीट का सोर्स है, जो स्रोत है, उस स्रोत से भोज्य वस्तु तक पहुंचना और उसके पहुंचने के पश्चात उस ऊर्जा से उस भोज्य पदार्थ में होने वाले जो परिवर्तन है, यह संपूर्ण प्रक्रिया पाक क्रिया कहलाती है। अर्थात जो एनर्जी है, ऊर्जा है या गर्मी जो है वो हीट का सोर्स, अर्थात ये हमारा गैस हो सकता है, चूल्हा हो सकता है। वहां से जब हम इसको जलाते हैं तो उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ऊर्जा या वो गर्मी कहाँ तक पहुंचती है? भोजन तक पहुंचती है और वो उस भोज्य वस्तु को गर्म करती है, जिसके कारण उसमें जो उपस्थित भोजन में उपस्थित पानी होता है वह उस भोज्य वस्तु के रूप को बदलने में या उसके पार्टिकल को कणों के बदलने में मदद करता है। तो इस प्रकार यह संपूर्ण प्रक्रिया पाक क्रिया की प्रक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रिया में जो ऊर्जा है या ऊष्मा जो है उसका जो हीट का जो स्रोत है वहां से भोज्य वस्तु तक पहुंचने के लिए 3 माध्यमों के द्वारा भोज्य वस्तु तक ऊर्जा जो है पहुंचती है। पहला है कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा कहलाता है रेडिएशन। ये कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि कंडक्शन का मतलब क्या होता है, कंडक्शन पद्धति क्या होती है और इसके माध्यम से कैसे जो है ऊर्जा जो है या ऊष्मा जो है वो भोज्य वस्तु तक पहुंचती है। कंडक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा जो है या ऊष्मा है सीधे भोज्य वस्तु तक पहुंचती है, क्योंकि भोज्य वस्तु जो है डायरेक्ट हीट का जो स्रोत होता है उसके संपर्क में रहता है। यहाँ पर हम जैसे कोई भोज्य वस्तु को पाक क्रिया करने के लिए स्टोव पे हम करते हैं तो जो बर्तन रखा जा रहा है वो सीधा गर्मी के संपर्क में है या स्टोव के संपर्क में रहता है, जिसके कारण ये स्टोव जो है या बर्तन जो है वो गर्म होता है और इसमें रखी हुई वस्तु सरलता से गर्म होती है, क्योंकि उसको डायरेक्ट हीट इस बर्तन से भोज्य वस्तु को मिल जाती है। सामान्य तौर पे इस माध्यम से जब हम पाक क्रिया करते हैं कंडक्शन की पद्धति से, तो इसके लिए जिन बर्तनों का यूज हमारे द्वारा किया जाता है उनमें मोस्ट पॉपुलरली स्टील के बर्तन होते हैं, या तो पीतल के बर्तन होते हैं, तांबे के बर्तनों का भी कहीं कहीं पर, या मिश्र धातु के बर्तनों का भी उपयोग होता है, एल्यूमिनियम का भी बर्तनों का उपयोग किया जाता है और कहीं कहीं पर हम अर्दनवेयर जो है मिट्टी के बर्तनों का भी उपयोग इसके लिए करते हैं। और इस पद्धति में हम जो माध्यम हमारे इस्तेमाल में लाते हैं वो चूल्हा हो सकता है, इसके अलावा गैस हो सकता है, गैस का इस्तेमाल करते हैं, सिगड़ी का इस्तेमाल करते हैं या इलेक्ट्रिक प्लेट का भी इस्तेमाल हम करते हैं। दूसरी जो पद्धति है वह है कन्वेक्शन की पद्धति, संवहन के माध्यम से। इस पद्धति में ऊष्मा भोज्य वस्तु तक पहुंचती है, पर वो माध्यम से कोई एक बीच में जो ऊर्जा का स्रोत है उसके और भोजन के मध्य में एक माध्यम होता है, उस माध्यम के द्वारा भोज्य वस्तु तक पहुंचती है ऊष्मा और उसके कारण से भोज्य वस्तु पकती है। यह माध्यम लिक्विड भी हो सकता है और
गैस भी हो सकता है। गैस अर्थात वायु भी हो सकती है और लिक्विड भी हो सकता है। यहाँ पर ये दोनों चित्रों में जैसे हम उबालने की प्रक्रिया करते हैं, तो उबालने के लिए जो है हम पानी में भोज्य वस्तु को डालते हैं, तो उसमें जो भोज्य वस्तु पकती है तो कन्वेक्शन के माध्यम से, क्योंकि डायरेक्ट हीट उस तक नहीं आ रही, पहले पानी गर्म होगा और पानी के पश्चात जो है भोज्य वस्तु गर्म होगी। इसके इसी प्रकार से जब एयर में हम करते हैं, बेकिंग का काम करते हैं, तो उसके लिए भी कन्वेक्शन पद्धति से पाक क्रिया होती है। कन्वेक्शन के माध्यम से जब पाक क्रिया होती है, तो मैंने आप लोगों को लिक्विड का बताया। अब हम अगर बेकिंग की प्रक्रिया करते हैं, तो जो बेकिंग की प्रक्रिया है उसमें वायु जो है वो गर्म होती है, जो अंदर उस बर्तन के अंदर जो वायु होती है वो गर्म होती है, और इसको गर्म करने का काम जो है, जो ओवन होता है, इलेक्ट्रिक अगर ओवन है तो उसमें कॉइल के माध्यम से कॉइल पहले गर्म होती है, कॉइल गर्म होने से वो आसपास उस ओवन के अंदर की वायु को गर्म करती है, और उस वायु के माध्यम से वो ऊष्मा जो है उस भोज्य वस्तु तक मिलती है। तो इस प्रकार से कन्वेक्शन के माध्यम से हम जिन भोज्य वस्तुओं को पकाते हैं, उनमें मुख्य रूप से पिज्जा है, केक है, और जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं वो सभी इस पद्धति से पकाए जाते हैं। तीसरा, थोड़ा सा कन्वेक्शन का परिवर्तित रूप हम कह सकते हैं रेडिएशन है, विकिरण के माध्यम से। यहाँ पर जो है किसी प्रकार से कोई अंदर जो है कॉइल नहीं होता। यहाँ पर जो भोज्य वस्तु को गर्म करने की प्रक्रिया होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के माध्यम से जो है भोज्य वस्तु के पाक क्रिया संपन्न होती है। इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है, जो जिस उपकरण के माध्यम से हम पाक क्रिया करते हैं, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज निकलती है और वो उस भोज्य वस्तु को पकाने का काम करती है। अब हम देखेंगे कि पाक क्रिया के क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला कि पाक क्रिया करने से जो है भोज्य वस्तु जो है वो सुरक्षित हो जाती है। सामान्य तौर पे अगर हम कुक करते हैं 40 डिग्री स्पेस को कुक कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया या इन सब की दृष्टि से अगर मैं बात कहूँ तो हम सेफ हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो बैक्टीरिया जो है वो नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, पाक क्रिया करने से किसी भी भोज्य वस्तु की जो पैलेटेबिलिटी होती है, पचनशीलता जो है उसकी बढ़ जाती है, और भोज्य वस्तु की क्वालिटी जो है वो भी बढ़ती है। तीसरा, कि पाक क्रिया करने से जो हमारे पाचन तंत्र है उसका उसके माध्यम से जो पाचन प्रक्रिया होती है वो बहुत सरलता से होती है, क्योंकि इसके लिए जो एंजाइम्स है उनको बहुत ज्यादा पाक क्रिया करने के कारण बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होती है। इसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि पाक क्रिया करने के कारण जो भोज्य वस्तु होते हैं उनमें जो पाक क्रिया के दौरान जो परिवर्तन आते हैं, उन परिवर्तनों के कारण जो है भोज्य वस्तु बहुत सरलता से पच जाती है। सामान्य तौर पे जैसे मैं अगर बात कहूँ तो स्टार्च है, अगर वो कॉम्प्लेक्स रूप में, जटिल रूप में है, तो वो पाक क्रिया करने से यह टूट जाता है, सरल रूप में हो जाता है, और फिर जब हम उसका सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में जो आहार तंत्र में जो हमारे एंजाइम्स हैं वो उसको सरलता से तोड़ लेते हैं, और इस प्रकार से पका हुआ भोजन ज्यादा सरलता से पच सकता है। इसके अलावा जो पाक क्रिया की एक और हम ये कह सकते हैं कि फायदा जो है वो ये है कि बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमको कच्ची अवस्था में उनकी अवेलेबिलिटी, उपलब्धता जो है हमको नहीं हो पाती है, और जब हम पाक क्रिया करते हैं तो हमको जो है वो आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ पर उदाहरण के लिए अंडे में पाया जाने वाला जो बायोटीन है वो कच्ची अवस्था में हमको अगर खाते हैं कच्चा अंडा तो वो नहीं मिल पाता, जबकि हमको पका हुआ जो अंडा है उसके माध्यम से हमको बायोटीन जो है वो मिल जाता है। इसके अलावा पाक क्रिया करने से जो है हम किसी भी वस्तु को एक एक रूपता जो है उससे, या मोनोटोनिक जो है उससे बचते हैं,
हम अलग अलग प्रकार की पाक क्रियाएं होती हैं, उनके माध्यम से भोज्य वस्तु को अलग अलग रूप दे सकते हैं। इसके अलावा पाक क्रिया करने से किसी भी भोज्य वस्तु की शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ाई जा सकती है। उदाहरण के लिए हम अगर कच्चा मटर जो है उसको हम अगर रखना चाहे तो उसको बहुत लंबे समय तक हम नहीं रख सकते हैं, परंतु अगर मैं उसको ब्लांच कर दूं तो ब्लांच करने के बाद में हम उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार से पाक क्रिया करने से जो कच्चा टमाटर है उसको हम कुकिंग करके जब प्यूरी रूप में परिवर्तित करते हैं तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। इसके अलावा जो सबसे आखिरी है परंतु बहुत महत्वपूर्ण भी है कि जो प्रोटीन होते हैं वो जो वस्तुओं में उपलब्ध होते हैं, कभी कभी वो हमको उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, और पाक क्रिया करने के पश्चात सभी प्रोटीन जो है उनमें परिवर्तन आता है और उस भोज्य वस्तु की बायोलॉजिकल वैल्यू जो है, पोषण मूल्य जो है उसका वो बढ़ जाता है। अब हम देखेंगे कि पाक क्रिया की कुल कितनी विधियां होती हैं। पाक क्रिया की मुख्य रूप से हम पाक क्रिया की विधियों को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है ड्राई हीट मेथड, दूसरा है मॉइस्ट हीट मेथड, और तीसरा जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ कुकिंग मेथड। इसके अलावा चौथा हम ये कर सकते हैं कि अदर मेथड्स के अंतर्गत जिसमें कि हम माइक्रोवेव कुकिंग जो है उसको इंक्लूड कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम केवल ड्राई हीट मेथड की ही चर्चा करेंगे। ड्राई हीट मेथड के माध्यम से हम जो है जिन जिन भोज्य वस्तुओं की पाक क्रिया करते हैं, जो वो मेथड जो है उनकी में ग्रिलिंग और ब्रॉयलिंग आती है, दूसरा बेकिंग एंड रोस्टिंग आती है, तीसरी सॉटे, और चौथा जो है फ्राइंग, हम इनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रॉयलिंग एंड ग्रिलिंग जो है वो क्या होती है। ब्रॉयलिंग पद्धति जो है, इस पद्धति में जो है हीट का जो माध्यम होता है वो ऊपर होता है और वस्तु जो है नीचे होती है, और इसमें जो ऊष्मा का जो संवहन होता है वो इसमें जो है रेडिएशन के माध्यम से भोज्य वस्तु तक जो है ऊर्जा पहुंचती है और पाक क्रिया संपन्न होती है। और इसमें जो है चूंकि भोज्य वस्तु डायरेक्ट हीट के संपर्क में रहती है, चूंकि इसके ऊपर रहता है हीट, तो डायरेक्ट इसके संपर्क में रहने के कारण भोज्य वस्तु की जो है ऊपर की जो लेयर होती है वह ब्राउन हमको उसमें ब्राउनिंग दिखाई देती है। जबकि जो ग्रिलिंग है उसमें और ब्रॉयलिंग में फर्क यह है कि ग्रिलिंग में जो ऊर्जा प्रदान करने वाला जो माध्यम है, जो हीट का स्रोत है, वो भोज्य वस्तु के नीचे होता है, और जो संवहन होता है ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने की जो प्रक्रिया होती है वो नीचे से ऊपर की ओर होता है। इस पद्धति में कन्वेक्शन और रेडिएशन दोनों पद्धति से जो है ऊष्मा जो है एक स्थान से स्रोत से लेकर भोज्य वस्तु तक पहुंचती है। इस पद्धति से हम जिन चीजों को पाक क्रिया करते हैं उनमें मुख्य रूप से जितने भी भूनने की प्रक्रिया है, जैसे हम पापड़, भुट्टा भूनने की प्रक्रिया, आटा, इसके अलावा फुल्का बनाते हैं हम वो, और स्वीट पोटैटो जो है, और जितने भी प्रकार के बारबेक्यूज होते हैं वो सब ब्रॉयलिंग और ग्रिलिंग का ही एक एग्जाम्पल है। इसके हम देखेंगे कि क्या क्या फायदे हैं। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत जल्दी भोज्य वस्तु पक जाती है, और निश्चित तौर पे भूनने के कारण इसमें जो है फ्लेवर, उस वस्तु की खुशबू बढ़ती है। बहुत आसानी से हो सकती है यह प्रक्रिया, और इस प्रक्रिया में चूंकि ये बहुत जल्दी होती है और इसमें न्यूट्रिएंट का लॉस इसमें सबसे कम होता है, और इसकी एक खासियत यह भी है कि इसमें हम फैट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं करते हैं। इस माध्यम से पकाए हुए जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो टेस्टी होते हैं और आसानी से पचने वाले भी होते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यह है कि एक बार पकने के बाद में हम इसको दोबारा रीहीट नहीं कर सकते, दोबारा गर्म नहीं कर सकते, क्योंकि जब ये नरम पड़ता है तो नरम पड़ने के बाद उसमें फिर से वही क्रिस्पीनेस नहीं आ पाती है।
और इस कारण से अगर कोई हमने ग्रिल किया है या ब्रॉइल्ड कोई चीज है तो इसको तत्काल उस स्थान से सीधा ब्रॉइल किए हुए जो वस्तु होती है उसको तत्काल कंज्यूम किया जाना चाहिए। और नॉन वेजिटेरियन जो फूड्स हैं उनमें इसके इसके माध्यम से जब हम पाक क्रिया करते हैं ग्रिलिंग के माध्यम से, तो केवल हम टेंडर कट्स जो है वही उपयोग में ला सकते हैं। जो बड़े बड़े कट्स होते हैं वो या उनको हम इस पद्धति से नहीं पका सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी प्रक्रिया है ड्राई हीट पद्धति में, वो कहलाती है बेकिंग। इस पद्धति में जो पाक क्रिया संपन्न होती है वो गर्म हवा के उपस्थिति में भोज्य वस्तु पकती है। इसमें जो है जिससे कि ओवन में, मैंने कन्वेक्शन में बताया था कि हम अगर ओवन में केक बना रहे हैं तो ओवन में जो है सबसे पहले इलेक्ट्रिक की जो कॉइल होती है वो गर्म होती है और उसके कारण उस ओवन में उपस्थित जो वायु है वो गर्म होती है। तो सेम पद्धति से जो है बेस्ट एग्जांपल है, इसमें वायु गर्म होती है और उसके पश्चात वायु उन भोज्य पदार्थों को जो है वो गर्म करती है। इस पद्धति के माध्यम से हम जिन चीजों को बनाते हैं उनमें आपने गौर किया होगा कि उनकी जो ऊपर की सतह होती है और नीचे की सतह होती है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है हीट के, उसमें हमको ब्राउनिंग दिखाई देती है, जबकि अंदर का भाग जो है इसका सॉफ्ट होता है। और इसकी जो दूसरी खासियत होती है कि ये पोरस होती है, इसमें छिद्रयुक्त मध्य की सतह इसकी होती है। इसके द्वारा इस पद्धति से हम जिन जिन चीजों को पका सकते हैं उनके अंतर्गत केक, बिस्किट्स, ब्रेड्स और जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं वो सब इस पद्धति से बनाए जाते हैं। इस पद्धति में जो ऊर्जा है या ऊष्मा है उसका स्थानांतरण तीनों पद्धति से होता है। पहला रेडिएशन के माध्यम से, दूसरा कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों पद्धति से होता है। जैसे कि हम मैंने पहले इसमें बताया था कि कन्वेक्शन में और रेडिएशन में, इसमें अगर मैं माइक्रोवेव में कर रही हूँ तो माइक्रोवेव में जो विकिरण किरणें होती हैं वो निकलती हैं, वो उसके अंदर उपस्थित वायु को गर्म करती है और उसके बाद में वायु के बाद में जो है वो बर्तन गर्म होता है और बर्तन गर्म होकर वो फिर भोज्य वस्तु को गर्म करता है। तो इस प्रकार से रेडिएशन सबसे पहले होगा, उसके बाद में जो है कन्वेक्शन, कन्वेक्शन के माध्यम से जो है भोज्य वस्तु उस बर्तन को गर्म करेगी और उसके बाद में फिर कंडक्शन के माध्यम से उस भोज्य वस्तु के गर्म होने की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इस प्रकार से बेकिंग में तीनों प्रक्रिया से जो है भोज्य वस्तु पकती है। इस प्रक्रिया के हम देखेंगे कि क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहला फायदा यह है कि इससे भोज्य वस्तु का टेक्सचर और फ्लेवर दोनों बढ़ता है। इस पद्धति के माध्यम से हम बहुत से वैरायटी के फूड बना सकते हैं। तीसरा इसका जो सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें जो है यूनिफॉर्म कुकिंग होती है। हम जैसे केक बना रहे हैं या हम बेकिंग कर रहे हैं, बिस्किट्स बना रहे हैं, तो उन सब में आप देखेंगे कि पूरा एक समान होता है, अनइवन कहीं पर हमको दिखाई नहीं देता। और चौथा और सबसे इसके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि बेकिंग की प्रक्रिया जो है यह एक स्किल बेस्ड प्रक्रिया है। इसमें क्योंकि प्रत्येक प्रक्रिया चाहे वो डो बनाने की हो, चाहे वो बैटर बनाने की हो, केक है, पतला घोल है या गाढ़ा है, उन दोनों के लिए एक स्किल आवश्यकता है। हमको प्रपोर्शन की जानकारी होनी चाहिए, तभी जो है बेकिंग बहुत सक्सेसफुल होती है। बेकिंग से ही जुड़ता मिलता जुलता जो शब्द है अक्सर उपयोग में आता है वो कहलाता है रोस्टिंग। इसमें जो है सीधा आग में हम वस्तु को सेकने का काम करते हैं और इस सेकने की प्रक्रिया में जो है वस्तु अपने आप से जो है पक जाती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से जब हम रोस्टिंग के माध्यम से मीट वगैरह का जैसे उपयोग कर रहे हैं, मीट को पकाते हैं, तो इनमें से जो जूसेस निकलते हैं उन रोस्टिंग करते समय, तो उन जूसेस का उपयोग हम ग्रेवी बनाने के लिए जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है रोस्टिंग करने से एक अलग प्रकार की जो
फ्लेवर है, खुशबू है, भोज्य वस्तु को मिलती है। इसका जो डिसएडवांटेजेस है रोस्टिंग का वो ये है कि क्योंकि इसमें भोज्य वस्तु सीधा जो ऊर्जा प्रदान करने वाला माध्यम है उसी के संपर्क में रहती है, इसलिए सतत निगरानी की आवश्यकता होती है। और चूंकि हाई टेम्परेचर पे ये प्रक्रिया की जाती है, इसलिए इसमें अमीनो एसिड्स का लॉस भी कभी कभी देखा जाता है। रोस्टिंग करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी व्यक्ति इस कार्य को कर रहा है, तो अगर नॉन वेजिटेरियन फूड्स हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि उनमें वो बैक्टीरिया फ्री होने चाहिए, उनकी प्रॉपर क्लीनिंग होना चाहिए, और इसकी जो कुकिंग हो रही है, रोस्टिंग भी हो रही है, तो वो एक प्रॉपर टेम्परेचर पे करना चाहिए। अदरवाइज इसमें जो है बैक्टीरिया की संभावनाएं हो सकती है। चूंकि यह प्रक्रिया डायरेक्ट आग के संपर्क में हम भोज्य वस्तु को रखकर करते हैं, इसलिए जो आवश्यक इसके साथ में उपकरण है, जैसे कि हैंड ग्लव्स हैं या लंबी स्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो सभी चीजों का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा रोस्टिंग करते समय एक और भी चीज की जा सकती है। अगर कोई हाई फैट वाली वस्तु को हम रोस्ट कर रहे हैं तो नीचे ट्रे रखा जा सकता है, क्योंकि जब वस्तु गर्म होती है तो उसमें उस भोज्य वस्तु में उपस्थित जो फैट होता है वो पिघल कर नीचे गिरता है, तो उसको वेस्ट होने से बचाने के लिए उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें जो कपड़े हैं और जो फुटवेयर्स हैं उनको भी बहुत ध्यान से चयन उनका किया जाना चाहिए। अब इसकी जो अगली प्रक्रिया है वह प्रक्रिया फ्राइंग है। इसके अंतर्गत हम विभिन्न पद्धतियों को देखेंगे। सबसे आसान, सबसे सरल जो प्रक्रिया है वह कहलाती है सॉटे। इसमें कंडक्शन की पद्धति से जो है भोज्य वस्तु पकती है, और बहुत थोड़े से तेल में जो है हम फ्राई पैन या कढ़ाई में भोज्य वस्तु को पका सकते हैं। और इस प्रक्रिया को करते समय केवल कंटिन्यूअस स्टरिंग की प्रक्रिया की जाती है, अन्यथा जो है वस्तु के जलने का भय रहता है। इसके बाद में हम देखेंगे जो अगली प्रक्रिया है फ्राइंग के अंतर्गत, वह कहलाती है डीप फ्राइंग की। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें भोज्य वस्तु जो है पूर्ण रूप से तेल में डूबी हुई होती है। यह तेल एकदम गर्म तेल होता है, और चूंकि गर्म तेल होता है, इसका टेम्परेचर जो है 180 से लेकर 220 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और इस माध्यम से जो भोज्य वस्तु है बहुत कम समय में पक जाती है। और चूंकि इसमें हम गर्म तेल में भोज्य वस्तु को डालते हैं, तो इसकी जो आउटर कोटिंग होती है वो एकदम क्रिस्पी हो जाती है, और उसमें भी ब्राउनिंग हमको दिखाई देती है। इस प्रकार से बनाए हुए जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें जो है कैलोरी वैल्यू काफी अधिक होती है। इस पद्धति से हम जिन चीजों को बनाते हैं उनमें समोसा, भजिया, पकोड़ा, इसके अलावा फ्रेंच फ्राइज है, वड़ा है और कचौरी। इसके अलावा भी अन्य बहुत सी चीजें हम इसके माध्यम से बना सकते हैं। जो इसी से मिलती जुलती जो पद्धति है जो है शैलो फ्राइंग के नाम से जानते हैं। इसको हम हिंदी में उथली विधि भी कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें जो वस्तु है वह तेल में डूबी हुई नहीं होती है। इसमें बहुत कम मात्रा में तेल लगता है, और वस्तु में ऊपर से तेल थोड़ा करके डाला जाता है। सामान्य तौर पे जो है इस तरीके से जो हम भोज्य वस्तुएं बनाते हैं उनमें है कटलेट्स, पराठा, टोस्ट है, फ्रेंच टोस्ट इत्यादि बनाने के लिए हम इस पद्धति का उपयोग करते हैं। इसके अलावा टिक्कीज है, इसके अलावा हम जो है डोसा है और उत्तपम है, ये सब भी शैलो फ्राइंग पद्धति से ही बनाते हैं। इस पद्धति में भी जो है भोज्य वस्तु जो है वो हाई टेम्परेचर होने के कारण जो है इसमें भी हमको ब्राउनिंग दिखाई देती है। अगर इस प्रक्रिया को करते समय हम लोहे के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ भोज्य वस्तुओं में लोहे की जो है आयरन का कंटेंट बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद में जो अगली प्रक्रिया आती है फ्राइंग के अंतर्गत ही, यह जो है सौते से थोड़ा सा
करीब समान है, परंतु यह थोड़ी सी इसलिए अलग है क्योंकि इसमें जो है स्पीड में वस्तु को जो है हम सतत हिलाते हैं और हाई टेम्परेचर पे जो है वस्तु को इसमें भी रखा जाता है और सतत हिलाने की प्रक्रिया इसमें की जाती है। इसमें भी कंडक्शन पद्धति से जो है कंडक्शन के माध्यम से जो है भोज्य वस्तु के पाक क्रिया संपन्न होती है। इसके लिए जो हम प्रयुक्त करते हैं बर्तन, वो कढ़ाई हो सकते हैं या इस प्रकार के पैन हो सकते हैं और इसके माध्यम से हम अक्सर जो है सब्जियां और डेली जो हम भोज्य वस्तुएं बनाते हैं वो स्टर फ्राइंग की पद्धति से, बहुत से चाइनीज फूड आइटम जो है वो सब स्टर फ्राइंग पद्धति से ही बनाए जाते हैं। इस फ्राइंग की पद्धति से, चाहे वो शैलो फ्राइंग हो, चाहे डीप फ्राइंग हो, चाहे स्टर फ्राइंग हो, हम अगर भोज्य वस्तुओं को पकाते हैं तो इसमें जो है यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भोज्य वस्तु का स्वाद बढ़ जाता है, उसके साथ में उसका टेक्सचर भी बढ़ता है। जब हम डीप फ्राई करते हैं तो वहां पर उस वस्तु की कैलोरी वैल्यू बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो वस्तु जो है तेल को सोख लेती है और जो है तेल को अगर हमको इसको सोखने से बचाना है तो जो वस्तु हम तल के निकालते हैं उसको अगर हम पेपर पे रखते हैं तो पेपर जो है वो एक्स्ट्रा ऑयल जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस प्रकार से हम एक्सेस ऑयल के कंजम्पशन से बच सकते हैं। इसके अलावा फ्राइंग की मेथड जो है वो सभी प्रकार की कुकिंग मेथड में फास्टेस्ट कुकिंग मेथड है और इसमें हम अगर शैलो फ्राइंग करते हैं, शैलो फ्राइंग करते समय या स्टर फ्राइंग करते समय अगर हम नॉन स्टिक पैन्स का इस्तेमाल करते हैं तो इनके माध्यम से हम तेल के कंजम्पशन को और कम कर सकते हैं। इस पद्धति से पाक क्रिया करने के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला, जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम डीप फ्राई करते हैं तो वस्तु बहुत ऑयली हो जाएगी और सॉगी भी हो जाएगी। इसके बाद में चूंकि हम तेल डीप फ्राई अगर करते हैं तो तेल का उपयोग ज्यादा होता है, तो इस प्रकार से कीमत की दृष्टि से भी यह एक्सपेंसिव होता है। तीसरा, फ्राइड फूड्स किसी भी प्रकार के हों, उनका जो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि तेल होने के कारण तेल का पचने की जो प्रक्रिया है वो बहुत आखिरी में होती है, तो इसलिए लंबा समय लगता है, इसलिए भी ये स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक होता है। और चूंकि हम डीप फ्राई करते हैं तो डीप फ्राई करने के बाद में जो तेल बचता है या तेल जो है वो उसमें फ्यूमिगेशन होने लगता है, जलने लगता है, तो वह तेल जो है अगर हम दोबारा यूज में लाते हैं तो वो भी स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक होता है। फ्राइंग करते समय हमको, जैसे मैंने आपको पहले इसमें बताया कि बेकिंग करते समय हमको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी देखेंगे कि फ्राइंग की प्रक्रिया करते समय हमारे पास में जो इक्विपमेंट्स हम यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। जो तेल हम डाल रहे हैं, जो मीडियम जितना उस बर्तन में डाल रहे हैं, हमारी आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए और जिस समय हम वस्तु को फ्राई करने के लिए डालते हैं कभी भी हाई टेम्परेचर पर ना डालें, उसको मीडियम आंच करने के बाद ही उस वस्तु को डालना चाहिए, अन्यथा तेल जो है वो उछलकर बाहर छिटकने की संभावना हो सकती है या दुर्घटना की संभावना हो सकती है। इसके अलावा जो हमारा एक्सेस तेल होता है, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में भी बताया कि जो एक्सेस तेल है उसको पेपर पे ड्रेन जरूर से करना चाहिए ताकि जो एक्सेस कंजम्पशन ऑफ ऑयल है हम उससे बच सके। और जिन बर्तनों का हम उपयोग कर रहे हैं उनको हाथ में लेना या उनका उपयोग जो है बहुत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। अगर हम दस्ताने पहनते हैं तो बहुत अच्छा है, जिनसे कि जो है दुर्घटना से हम काफी हद तक बच सकते हैं। लंबी डंडी वाले जो है चम्मच जो है उनका उपयोग फ्राइंग की प्रक्रिया करते समय किया जाना चाहिए।
आशा करती हूँ कि आज मैंने कुकिंग के मेथड्स इस अध्याय के अंतर्गत केवल ड्राई हीट का हमने आज अध्ययन किया है, जिसमें हमने देखा है कि फ्राइंग की प्रक्रिया किस प्रकार की जाती है, बेकिंग की प्रक्रिया किस प्रकार करते हैं और ब्रॉयलिंग और ग्रिलिंग की प्रक्रिया किस प्रकार की जाती है। इस अध्याय को तैयार करने के लिए ह्यूमन न्यूट्रिशन श्री लक्ष्मी की और बेसिक न्यूट्रिशन डॉक्टर अरुणा पल्टा मैडम की किताब, इन दोनों का मैंने जो है सहायता ली थी। और अगर इस अध्याय को समझने में आपको कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझसे मेरे मेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।